हमने एक प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन लिया है जो 2016 में आया था और ये बक कन्वर्टर से था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है, एक बक कन्वर्टर एज शोन इन फिगर below is working in steady state. The output voltage and the inductor current can be assumed to be ripple free. And figure V shows the inductor voltage VL during a complete switching interval. Assuming all devices are ideal, the duty cycle of the buck converter is. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ड्यूटी साइकिल कि कितने टाइम के लिए स्विच ऑन रहता है। ये एक सर्किट बक कन्वर्टर का है। तो इस क्वेश्चन के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि कोई ऐसे समझाएंगे। एक सबसे पहले दे रखा है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट, इसके मीनिंग को समझेंगे। और दूसरा है आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज और इंडक्टर करंट कैन बी अज्यूम टू बी रिपल फ्री। इसका क्या, रिपल फ्री का क्या मतलब है, इसको इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे बेहतर तरीके से। तो इसमें क्या है, और अभी जो क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है और इस तरीके की अगर वेव फॉर्म दे रखी है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि की पॉइंट्स है, स्टेडी स्टेट क्या है इसको भी हम समझेंगे। और ये भी जैसे आइडियल डिवाइसेज मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि स्विच है, स्विच में कोई भी लॉस नहीं हो रहा, ना ही इसका हम रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। और यही डिवाइसेज और डायोड है, ना ही इसके हम फॉरवर्ड ड्रॉप को और इसका रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको हम आइडियली समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जैसे इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज दे रखा है इसमें, तो उसके इंडक्टर के लिए किसी भी डीसी कन्वर्टर है, उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है वोल्ट सेकंड बैलेंस। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। और इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, करंट सेकंड बैलेंस। मतलब कि वोल्टेज इस इंडक्टर के केस में वोल्टेज और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अगर इंडक्टर की जगह हम कैपेसिटर की बात करें, उसमें होता है करंट सेकंड बैलेंस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वोल्ट सेकंड बैलेंस का मतलब देखेंगे क्या होता है। वोल्ट सेकंड बैलेंस का मतलब होता है, जैसे कि इसमें दिया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर व्हेन स्विच ऑन, जब हम स्विच को ऑन करते हैं और उस टाइम पे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको अभी हम VL ऑन समझ लेते हैं, और जिस टाइम के लिए वो ऑन रहता है उस टाइम को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और वो हमारा इक्वल होता है वो जब स्विच ऑफ रहता है, तब वोल्टेज कितना है इंडक्टर के अक्रॉस, वो वाला वोल्टेज, और ऑफ टाइम। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऑन टाइम वोल्टेज और टी ऑन टाइम हमेशा इक्वल होता है ऑफ टाइम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और टी ऑफ टाइम। हेलो एवरीवन, अनअकैडमी से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सबसे पहली बात है, गेट के लिए 90 डेज बचे हुए हैं और अनअकैडमी गेट मेगा कॉम्बैट टेस्ट करा रहा है। 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स होंगे। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो ऑल इंडिया लेवल पर आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप गेट में कैसे तैयारी आपकी चल रही है। दूसरा, आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इसमें बस एग्जाम में आपने आपको रजिस्टर्ड ही कर देते हैं तो 15% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अन अकेडमी आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है। जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उनके लिए मैं बता दूं कि अन अकेडमी आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे देखिए, ये डेट्स लिखी हुई है कब से ये स्टार्ट हो रही है और इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए है। जैसे कि आप जानते होंगे कि टेस्ट सीरीज का कई इंस्टीट्यूट में आप पैसा देते हैं,
तो आप अनअकैडमी का फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेट। यहाँ पे देखिए विद्या ट्रांस लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टू अनलॉक द टेस्ट सीरीज। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज केवल आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं, मैकेनिकल, सिविल, सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए, आपकी जितनी भी ब्रांचेस गेट में है उनके लिए ये आपकी टेस्ट सीरीज है। तो ऐसे समझें, इस वाले केस में जब स्विच ऑन का इसको ये होता है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? ये वाला हमें, ये हो गया हमारा वोल्ट सेकंड बैलेंस, इसको हम वोल्ट सेकंड बैलेंस बोलते हैं। तो जैसे कि इंडक्टर का ऑन टाइम के जब स्विच हमारा, जैसे ये वाला बक कन्वर्टर है, ये वाला बक कन्वर्टर जब स्विच ऑन है, ये वाला जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही जब ऑन होगा तो ये वाला, ये वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है इसके अक्रॉस आ जाएगा, डायोड के अक्रॉस। तो क्या होगा, डायोड के अक्रॉस, तो डायोड यहाँ पे रिवर्स वाइज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसके कैथोड पे है, नेगेटिव इसके एनोड पे, तो ये ऑफ रहेगा। तो सर्किट किस तरीके से बनेगा, जैसे कि इसको ऐसे समझे, इस वाला, ये वाला सर्किट, ये ऑन टाइम पे है, जब ऑन है तो वोल्टेज, कितना वोल्टेज होगा, तो हम सिंपल केवीएल से हम फाइंड कर लेंगे ऑन टाइम पे कितना वोल्टेज है। जैसे वीडी, वीएल क्या हो गया, वीडी माइनस वी नॉट, सिंपल केवीएल लगाएंगे। जब स्विच ऑन है तो हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ गया। जब हमारा स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ का मतलब इस पे समझे, स्विच ऑफ हो गया तो इनपुट सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डायोड, फिर डायोड कंडक्ट करेगा क्योंकि इंडक्टर में करंट था, इंडक्टर में ये करंट एक बार चार्ज हो गया तो इंडक्टर अपना करंट डिसिपेट करेगा चार्ज होने के बाद। तो ये यहाँ से ऐसे समझे, या फिर ऐसे रिपल, ऐसे समझे इसको, यहाँ पे ये रिपल करंट कैपेसिटर के थ्रू जाएगा और एवरेज करंट लोड के थ्रू। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो हमारा सर्किट किस तरीके से बन जाएगा, ये वाला सर्किट हमें VL ऑफ। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उस टाइम पे VL क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है। तो क्या करेंगे, VL क्या हो गया हमारा, VL निकालेंगे, क्योंकि देखिएगा यहाँ तो कुछ वोल्टेज है नहीं, ये प्लस इस टर्मिनल पे है, माइनस इस टर्मिनल पर, तो प्लस माइनस डिफरेंट है, तो VL क्या आ जाएगा, माइनस वी नॉट के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि हमारी वेव फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें इंडक्टर के अक्रॉस, ये वाली वेव फॉर्म, तो VD हमेशा देख, बक कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर के केस में इनपुट वोल्टेज हमेशा हाई रहता, तो क्या होगा, V नॉट हमेशा लो रहेगा, तभी बक कन्वर्टर बोलते हैं इसको, बक कन्वर्टर या स्टेप डाउन कन्वर्टर, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे BD माइनस वी नॉट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इधर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। तो इसके बाद क्या होगा, ये T ऑन हो गया, और फिर इसके बाद क्या है, जब ऑफ है तो माइनस वी नॉट आ गया, जैसे हमने अभी देखा कि माइनस वी नॉट इधर नेगेटिव ही है, T ऑफ टाइम के लिए माइनस वी नॉट रहेगा। तो हम इसको T ऑन को DTS भी लिख देते हैं। D क्या होता है हमारा, T ऑन डिवाइड बाई TS, यहाँ पे D हमारा होता है T ऑन डिवाइड बाई TS, तो TS से TS कट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो T ऑन ही आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली इसको T ऑफ को हम कैसे लिख सकते हैं, T ऑफ हो गया हमारा 1 माइनस डी टी एस, मतलब TS क्या है हमारा, स्विचिंग पीरियड, एक स्विचिंग पीरियड है। हाँ, तो ये इंडक्टर की वोल्टेज हो गया। अब क्या करेंगे, हम इंडक्टर के थ्रू करंट कैसे फ्लो होगा उसकी वेव फॉर्म बनाएंगे। तो ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो अभी मैं केवल इसको बना देता हूँ, जैसा कि ये इस तरीके से है, ट्रायंगुलर टाइप वेव फॉर्म आएगी। तो अगर हम इसको, अगर स्टेडी स्टेट का मीनिंग समझे तो क्या है, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पे समझ लीजिए, हम यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, एक पीरियड के लिए ये TS है, यहाँ तक
ts जैसे दे रखा है। तो इस पीरियड को की स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू है उसको हमने IL0 ले लिया। जैसे ही ये स्विचिंग पीरियड लास्ट होता है उस टाइम पे करंट की क्या वैल्यू रहेगी, पहले क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे ही जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा IL इसको ILTS देंगे। अगर स्टडी स्टेट का मतलब ये हुआ, स्टडी स्टेट मतलब यही हुआ कि जो इस स्विचिंग पीरियड की स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू है, इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, जो स्विचिंग पीरियड जब एंड हो रहा है उसमें जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। जैसे ILTS इक्वल IL0। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यही वाली यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा फिर डाउन होगा, तो ये एक सिमेट्रिक वेव फॉर्म बन जाएगी। ये क्या होता है स्टडी स्टेट की स्टडी। जैसे हम स्विच को जैसे ये समझे, ऐसे समझे, अगर इसमें क्या है ये वाला सर्किट दे रखा है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए इस तरीके का करंट जैसे हमने अभी दिखाया था उस तरीके का करंट नहीं आएगा, स्टार्टिंग में कुछ और तरीके का आएगा। वो कोई किसी और लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके का स्टार्टिंग, जब सब कुछ डिस्चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज नहीं है, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, तब किस तरीके से हमारा करंट इंक्रीज होता है इंडक्टर के थ्रू, तब वो हम देखेंगे बाद में। स्टडी स्टेट में क्या रहेगा, अभी जो जैसे दिखाया इस तरीके से ये करंट फ्लो होगा। चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अनअकैडमी का सिविल इंजीनियरिंग से आपका कोई दोस्त है तो आप उनको बता सकते हैं कि 10 नवंबर से यानी कि कल से आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसको जो भी सिविल के स्टूडेंट हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गेट और ESC 23 के लिए। ठीक है, अगर आप अगले गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रिपरेशन करा रहे हैं 2023 के लिए, तो अगर कोई 2022 के लिए भी तैयारी कर रहा हो तो आपके कुछ सब्जेक्ट तो अच्छे से कवर हो ही जाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, 20 अक्टूबर से आपका रैंक इम्प्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे गेट 2020 के लिए गेट 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को अगर आपने ज्वाइन किया मतलब आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके साथ आपको ये सभी बैचेस आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि अभी 20 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ है, आपको जो भी लेक्चर्स आपके निकल चुके होंगे उसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका जो प्लान है वो इसी गेट में क्रैक करने का है तो। ठीक है, कोड आपको सेम यूज करना है, विद्या ट्रांस लाइव, LIVE लास्ट में आपको लगाना है विद्या ट्रांस के आगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो टेस्ट सीरीज वाली है, उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो फ्री टेस्ट सीरीज है, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ECE के लिए बैच है, ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए बैच है 23 के लिए, जो कि 20 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो गया है, तो ज्यादा नहीं निकला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये गेट 23 के लिए है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और ये मैंने प्राइस डाल दी 4 मंथ के लिए। अगर आप रैंक इम्प्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करते हैं और आपका प्लान है 22 के गेट के देने का, तो आप इस बैच को इस प्राइस में बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे का लेक्चर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हमें प्रूव करना था वोल्ट सेकंड बैलेंस। देखो हम जैसे हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस क्या होता है, V इक्वल टू L di/dt, तो इसमें VL इक्वल टू L DIL जो इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है DIL/dt, तो इसको हम ये अभी हमारी डेरिवेटिव फॉर्म में है, अगर हम इसको कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से तो DIL इधर आ गया, dt इधर पहुंच जाएगा, इधर 1/L आ गया, तो DIL हो गया हमारा 1/L VL dt।
जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एक स्विचिंग टाइम के लिए, एक स्विचिंग इंटरवल के लिए, जैसे इस टाइम के लिए, ऐसे समझे, इस टाइम के लिए कि इसको हम इंटीग्रेट करना है, क्योंकि उसके बाद तो हमें सेम वेव फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे केवल एक स्विचिंग तक डिफरेंट है, उसके बाद फिर से सेम शुरू हो जाएगी, तो हम एक स्विचिंग इंटरवल के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारी वैल्यू कैसे कितनी चेंज हो रही है, इंडक्टर की वैल्यू पहले क्या थी IL0, इनिशियल वैल्यू हमारी IL0 हो गई, फाइनल वैल्यू हमारी ILTS हो गई। तो इनिशियल वैल्यू हमने इनिशियल इसकी लिमिट रखी IL0 और फाइनल वैल्यू जो है इंडक्टर की ILTS रखा, और ये dt है, तो हमें टाइम के फॉर्म में जो इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमारा टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है TS तक है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ILTS माइनस IL0, और इसके बाद इधर 1/L, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये ILTS माइनस IL0, जैसे अभी मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट में इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो क्या हुआ, 1/L, यहाँ पे इसको हम इधर 0 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया हमारा 0 to TS VL। तो यानी एक स्विचिंग इंटरवल के लिए हम इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन 0 आता है। इसको हम इस चीज को हम ऐसा भी इसको इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, ये होता है एरिया अंडर कर्व। कोई अगर वेव फॉर्म है VL, कोई भी फंक्शन समझ लीजिए, अगर उसको हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर वोल्टेज, जो इंडक्टर की वोल्टेज है, इसमें अभी इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा 0 रहेगा। जैसे कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको ये वाला एरिया, या तो ऐसे कहें कि ये वाला एरिया इस एरिया जो नेगेटिव एरिया है उसके इक्वल होगा, तभी तो 0 होगा टोटल। ये पॉजिटिव एरिया हो गया, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया हो गया। अगर दोनों इक्वल होंगे तभी तो इनका समेशन 0 होगा। तो यही हम यहाँ पे समझ रहे थे। इसको हम एक तरीके से और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम दोनों साइड को 1/TS से मल्टीप्लाई कर दें, 1/TS से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से 1/TS, इधर 0 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम एरिया अंडर कर्व को उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो इंडक्टर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट की बात करें, इंडक्टर के अक्रॉस जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0 रहेगी। ये हमारी या तो एरिया के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि ओवरऑल एरिया हमारा 0 रहेगा, या एवरेज वैल्यू की फॉर्म में समझ लें तो क्या होगा, जो एवरेज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा उसकी एवरेज वैल्यू हमारी 0 रहेगी। जी, ये वाली किस केस में है, स्टेडी स्टेट में। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि वोल्ट सेकंड बैलेंस। इस तरीके से वोल्ट सेकंड का मतलब ये समझ सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज है VD माइनस V नॉट और DTS, इसका अगर मल्टीप्लाई करें ये क्या आएगा, क्योंकि ये एरिया ही हुआ ना, जहाँ पे ये वाला हमारा क्या हुआ, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी हाइट ये होगी इतनी वाली, ये वाली VD माइनस V नॉट, और इसकी जो विड्थ है DTS हो गई। विड्थ, इसकी हाइट VD माइनस V नॉट, विड्थ होगी DTS। तो एरिया, तो इसका एरिया क्या हुआ, VD माइनस V नॉट इंटू DTS, या T ऑन बोले, तो ये हो गया वोल्ट इंटू टाइम, DTS टाइम ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला VD माइनस V नॉट इंटू DTS ये इक्वल होगा इस वाले एरिया के। इसको हम क्या लिखेंगे, V नॉट इंटू, क्योंकि इसकी जो हाइट होगी V नॉट होगी इस बार, और जो इसका विड्थ है वो 1 माइनस DTS हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा,
इक्वल होगा, इस वाले एरिया ये वाला एरिया इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज और टाइम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज इंटू सेकेंड हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं वोल्ट सेकेंड बैलेंस। तो आगे हम समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को, अब आते हैं हम ये वाले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर इसमें VL की वेव फॉर्म दे रखी है, ये वाला VD माइनस वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट है, तो हमें क्या करना है, सिंपली एरिया अंडर कर्व 0 रख देना है, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो किस तरीके से करेंगे, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका एरिया के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, एक दूसरा है एक केवल इसकी वेव फॉर्म को देख के हम बता सकते हैं कि किस तरह इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं कि वोल्ट सेकंड बैलेंस में हमने बताया था कि क्या करना है, VL ऑन इंटू DTS यानी DT ऑन ओनली T ऑन 30 इंटू इस T ऑन को हम DTS भी लिख सकते हैं, DTS। और इसके बाद फिर ये क्या रहेगा, जो VL ऑफ है, ऑफ टाइम पे जब स्विच ऑफ है उस टाइम पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VL ऑफ, और टाइम इंटरवल है T ऑफ, इसको T ऑफ बोल लेंगे। T ऑफ को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस डी TS, तो TS से TS कैंसिल हो जाएगा, तो VL ऑन क्या है यहाँ पे 30 वोल्ट, तो यहाँ पे 30 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट 30 इंटू यहाँ पे D बचा 20 1 माइनस डी, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 30D प्लस 20D इक्वल टू 20, D आएगा हमारा 20/50, तो हमारी ये ड्यूटी साइकिल आ गई, जो हमारी ड्यूटी साइकिल जो हमें रिक्वायर्ड थी, ड्यूटी साइकिल ये हो गई 0.4, मीन्स यहाँ पे 0.4 इंटू जो टोटल स्विचिंग पीरियड है, यानी 0.4 TS, ये फिर क्या होगा 1 माइनस डी 0.6 TS, मतलब 40% टाइम के लिए ये स्विच ऑन है और 60% टाइम के लिए ऑफ है। अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सिंपल तरीका वोल्ट सेकंड बैलेंस या एरिया अंडर कर्व के थ्रू हमने ये निकाल दिया। दूसरा क्या है, अभी हमने देखा था कि जब इंडक्टर ऑफ रहता है, इंडक्टर जब स्विच ऑन रहता है तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहता है, VD माइनस वी नॉट, और फिर जब ऑफ रहता है क्या होता है, माइनस वी नॉट। तो सिंपली हम देख के बता सकते हैं कि वी नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे 20 वोल्ट, वी नॉट हमारा 20 वोल्ट हो गया, और VD माइनस वी नॉट क्या है 30, क्योंकि अब इसमें भी हमें वी नॉट पता है 20 हो गया, तो VD में से 20 माइनस करेंगे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस था और एक माइनस इधर भी है, तो माइनस VD माइनस 20, इसको ऐसे समझ सकते हैं, VL ऑन हो गया हमारा VD माइनस वी नॉट, VD माइनस वी नॉट 30 दे रखा है, VL ऑफ हो गया, डायरेक्टली हम देख सकते हैं यहाँ पे 20 वोल्ट, तो इसमें क्या करेंगे, VD माइनस वी नॉट दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी 30 वोल्ट, तो वी नॉट हमें पता है 20 वोल्ट, तो VD हमारा आ जाएगा 50 वोल्ट। और फिर हमें सिंपल फॉर्मूला पता रहता है ड्यूटी बक कन्वर्टर के केस में ड्यूटी साइकिल कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता है D इक्वल टू वी नॉट बाई VD, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट 20 है, इनपुट हमारा 50 है, तो हमारा ड्यूटी साइकिल आ गया 0.4, यानी इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी मैंने बताया था वोल्ट सेकंड, कैपेसिटर का अगर केस समझें तो इसमें होता है करंट सेकंड। कैपेसिटर, अभी इंडक्टर के वोल्टेज की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे कैपेसिटर के करंट की बात करते हैं। कैपेसिटर का करंट कुछ इस फॉर्म में रहता है, तो हम क्या कहें, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी पहले क्या था कि वोल्टेज कर्व, उस वोल्टेज का इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का कर्व हो, उसके जो अंडर एरिया होता है वो हमेशा 0 रहता है। अगर इसी केस में अगर कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो एरिया होगा वो हमेशा 0 होगा, या फिर ऐसे कहें जो पॉजिटिव एरिया है वो हमेशा नेगेटिव एरिया की इक्वल रहेगा। तो हम इसको
0 से ts के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसको हम समझ सकते हैं कि एरिया अंडर कैपेसिटर करंट इज 0। और उसको एवरेज वैल्यू की फॉर्म में रखें तो एवरेज वैल्यू क्या रहती है, डीसी करंट, डीसी वैल्यू। तो क्या है, तुम जैसे कि हम जानते हैं बेसिक्स के, कैपेसिटर केवल डीसी को ब्लॉक करता है। डीसी अगर करंट डीसी करंट फ्लो होता है तो उसको ब्लॉक करता है, केवल रिपल करंट या एसी करंट को उसके थ्रू जाने देता है। जैसे कि ये एसी करंट हो गया एक तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एसी करंट है, ये कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो एवरेज वैल्यू जो रहेगी कैपेसिटर के थ्रू 0 रहेगी। ये भी उसी केस में होगा, स्टेडी स्टेट केस में। तो हमने यहाँ पे अब हम समझते हैं रिपल फ्री स्टेडी स्टेट, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब समझते हैं कि रिपल फ्री इंडक्टर करंट जैसे कि दे रखा कि हम अज्यूम करना है कि रिपल फ्री होगा, किस तरीके से होगा ये देखते हैं। जब अभी ये देखो इंडक्टर की मैंने बताया था कि इंडक्टर की वेवफॉर्म इस तरीके से बनती है। अब कैसे बनती है ये भी हम देखते हैं, कैसे बनती है इंडक्टर की वेवफॉर्म। ये क्या, जब VL ऑन होगा तो इसके अक्रॉस VD माइनस V0 हो गया, इंडक्टर के अक्रॉस, इसको हम LdIL/dt लिख सकते हैं। तो ये क्या है, स्लोप देता है हमें। ये जब हमारा स्विच ऑन है तो ये इंडक्टर की करंट का स्लोप है, वो हो गया हमारा VD माइनस V0/L। जब ऑफ रहेगा सिमिलरली तो V माइनस V0/L। तो ये हो गया हमारा। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। अब रिपल फ्री का क्या मतलब है, रिपल फ्री मींस रिपल क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं रिपल क्या है। जैसे कि अभी क्या रहा है, हमारा स्लोप था VD माइनस V0 डिवाइड बाई L, इसको अभी मैंने L1 मान लिया है। इस पे अभी नीचे वाली वेवफॉर्म पे हम फोकस नहीं करते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं। यहाँ से इंडक्टर करंट इंक्रीज हुआ क्योंकि VD माइनस V0 पॉजिटिव रहेगी हमेशा वैल्यू, L तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या होगा, ये हमारा स्लोप इंक्रीज करेगा इंडक्टर के केस में। जैसे ही जब ऑफ स्विच ऑफ होगा तो ये वाला माइनस V0 आएगा, वही डिवाइस जो स्लोप होगा वही L1 हमेशा पॉजिटिव ही है, तो ये स्लोप डिक्रीज होगा। इसके बाद फिर सेम ये वेवफॉर्म ऐसे बनती जाएगी। तो ये हमारा जो रिपल का मतलब होता है कि इसकी पीक वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारी डेल्टा आई एल मीन्स इसकी कितना करंट हमारा चेंज हो रहा है एक साइकिल में, उसको हम बोलते हैं रिपल इन इंडक्टर करंट। तो ये डेल्टा IL1 हो गया। यहाँ पे क्या है, ये इस केस में हम स्विचिंग एक फ्रीक्वेंसी को, स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी है या स्विचिंग पीरियड बोले, वो भी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ये वाला रिपल को हम कैसे कम कर सकते हैं। अब क्या किया हमने, एक अलग दूसरा वैल्यू लिया L2। हम इस स्लोप को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला स्लोप रिपल हमें कम करना है। रिपल कम करने का मतलब हम चाहते हैं कि इसको नीचे ले आए और स्लोप को कम करना है। स्लोप को हम कैसे कर सकते हैं, इनमें अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, VD माइनस V0 में, V0 हमारा कांस्टेंट है, VD भी हमारा कांस्टेंट है। अब हम L1 की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम L1 की वैल्यू को हम बढ़ाएं तो क्या होगा, ये स्लोप कम होगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ग्रेटर वैल्यू से, तो ये स्लोप 0 हो गया। तो ये करंट किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, जैसे कि इस वेवफॉर्म में समझते हैं, ऐसे जाएगा ये वाला, इस तरीके से ये करंट ऐसे जाएगा। तो अभी क्या हुआ, रिपल पहले क्या था डेल्टा IL, अभी ये क्या हो गया, स्मॉल आ गया। तो इधर ये वाला L2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि L2 क्या है हमारा, ग्रेटर देन है L1 से, इंडक्टर का जो इंडक्टर वैल्यू है। जब अब उसके बाद क्या करते हैं, हम फिर से एक और हायर वैल्यू L2 से भी हायर वैल्यू लेते हैं L3। उसके केस में और क्या करेंगे हम, इसको फिर अभी ऐसे था, अभी और बिल्कुल डिक्रीज होगा, तो रिपल करंट और कम होगा, जैसे कि इस थर्ड केस में हम देख सकते हैं।
VD माइनस V0Y डिवाइड बाई L3। तो ये क्या कर रहे हैं हम, डेल्टा IL/3 और इससे भी कम हो गया। जब हम इंडक्टर की अगर फोर्थ केस लें और ज्यादा वैल्यू बढ़ा दें तो क्या होगा, ये बिल्कुल स्लोप जीरो हो जाएगा। ये वाला DIL/dt मतलब ये वाली वैल्यू और फाइनल वैल्यू ये दोनों लगभग इक्वल हो जाएंगी। तो क्या होगा, करंट एकदम एक डीसी करंट फ्लो बन जाएगा। इसी को बोलते हैं कोई भी रिपल नहीं, एक कांस्टेंट डीसी बन गया यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं रिपल फ्री। मतलब अगर रिपल फ्री दिया है तो उसने क्या लिया है, एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर की लार्ज वैल्यू इंडक्टेंस लिया है। तो हम इसका समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि लार्ज वैल्यू हमने ये इसको रिपल फ्री कर दिया। एक बड़ा सा इंडक्टर लगा दिया हमने सर्किट में, उससे क्या हुआ कि कांस्टेंट डीसी हमें इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है, कोई भी रिपल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये डेल्टा IL1 यहाँ पे जो दिया था हाई वैल्यू है, जैसे L1 इंक्रीज होगा रिपल करंट हमेशा डिक्रीज होगा। अभी क्या है, ये क्या किया हमने, L की वैल्यू चेंज की, लेकिन हमारा जो स्लोप है dt पे भी डिपेंड करेगा, टाइम कितना है। तो टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी फ्रीक्वेंसी पे ये हम इसकी स्विचिंग को अभी क्या किया हमने, ts कांस्टेंट लिया था, L को हम वेरी कर रहे थे। अब क्या करेंगे, L हमने कांस्टेंट ले लिया, L की वैल्यू एक जो पहले L1 था वही रहेगी। अब क्या कर रहे हैं हम, एक जो टाइम पीरियड है जो वाला ts है इसको हम कम करेंगे। इसको कम करने का मतलब क्या होता है, जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम बढ़ा देंगे। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, ts को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, DIL क्या हो गया, चेंज जो DIL हो गया इंडक्टर के करंट में कितना चेंज हो रहा था वो बताता है, जो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ये वाला अगर टाइम जितना कम होगा उनकी वैल्यू भी कम होगी। जैसे कि ये ऐसा समझें, ये ऐसे था, पहले TS था, TS, अब क्या किया हमने, ये वाला इसका हाफ कर दिया। इस हाफ केस में ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया। इसको हम ऐसे वेव फॉर्म में बना देता हूँ इस तरीके से। पहले केस में समझते हैं, सिंपल नॉर्मल जो स्विचिंग नॉर्मल TS था, स्विचिंग पीरियड डेल्टा IL ये वाली वैल्यू थी, L हमारा कांस्टेंट ही है, ये चीज हम चेंज नहीं कर रहे, ये वाला। अब क्या कर रहे हैं, स्विच ये वाला स्लोप हम चेंज नहीं कर रहे, केवल टाइम पीरियड घटा रहे हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने एक स्विचिंग पीरियड हाफ कर दिया, यानी फ्रीक्वेंसी इस केस में हमने डबल कर दी, तो क्या होता है यहाँ पे, जो इंडक्टर की वेव फॉर्म वेरी इतने टाइम में वेरी कर रही थी, हाफ टाइम में इतना ही सेम वेव फॉर्म आएगी। लेकिन कैसे आएगी, इस तरीके से, इसका जो ऐसे समझे जो हाफ है यहाँ पे इस वाली पीक तक जाएगी। ये वाली अब पहले क्या थी, पीक ये थी, अब केवल ये वाली पीक रहेगी अगर हाफ कर रहे तो क्या हुआ, यहाँ से ये गया, फिर इतनी जल्दी ये फिर सेम वेव फॉर्म आएगी। इस यहाँ भी अगर सेम वेव फॉर्म आएगी, लेट IL आएगा। तो हम देख रहे हैं जो पीक पहले थी, जो मिनिमम वैल्यू थी वो तो सेम है, पीक हमारी कम हो गई। तो डेल्टा IL हमारा क्या होता है, यानी रिपल करंट पीक करंट माइनस मिनिमम करंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया पीक करंट माइनस मिनिमम करंट, IL मिनिमम IL मैक्स, इसको हम IL मैक्स देते हैं, IL मैक्स IL मिनिमम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा IL के IL डेल्टा IL ये हो गया हमारा IL मैक्स माइनस IL मिनिमम। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कम हो गई तो डेल्टा IL भी कम हो गया। अगर हम इसको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को, जो पहले स्विचिंग फ्रीक्वेंसी थी
उसको हमने 4 गुना कर दिया, मीन्स जो हमने टाइम पीरियड था, स्विचिंग टाइम पीरियड, उसको 1/4 इसका 4th टाइम्स कर दिया। तो जो यहाँ पे पीक आ रही थी इसकी, अब अगली बार ये वाली पीक आएगी इसकी, इस केस में ये वाला हमारा TS/4 हो गया। तो यानी इसका ये स्विचिंग पीरियड हो गया TS/4। सिमिलरली हम और अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमें नॉर्मल DC मिल जाएगी। तो इसको भी हम फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करके हम कांस्टेंट DC, फ्रीक्वेंसी भी इंडक्टर की वैल्यू कांस्टेंट रखी और इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हमने इसको कांस्टेंट बना लिया। तो रिपल फ्री का मतलब ये भी, या तो इंडक्टर की वैल्यू हम बढ़ा दें या फिर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अगर 10 टाइम्स या फिर बोले कि 15 टाइम्स हम इंक्रीज कर देंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये था हमारा रिपल फ्री करंट। अब समझेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रिपल फ्री कैसे रहता है। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं कैसे करना है। अब जैसे कि क्या हुआ, अब यहाँ से कांस्टेंट DC करंट फ्लो हो रहा था, फ्लो होगा क्योंकि हमने रिपल फ्री इंडक्टर करंट बना दिया। तो क्या होगा, ये जो इन कैपेसिटर, अब जैसे अभी बताया था कि केवल रिपल करंट को, AC करंट को अलाउ करता है, DC को फ्लो नहीं होने देता। यहाँ तो केवल DC फ्लो हो रहा है, अभी इंडक्टर से रिपल फ्री है तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। और सेम करंट कहाँ से जाएगा, इस लोड के थ्रू जाएगा। तो लोड तो रेजिस्टिव है, तो क्या होगा, ये DC करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी लोड रेजिस्टिव है, V इक्वल टू वोल्टेज क्या होगा, V0, ये IL इंटू R, ये भी कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। तो इसको हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। या ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये मैंने इसको लिख दिया है कि इससे कोई भी करंट, रिपल करंट इसमें है नहीं, तो कैपेसिटर के थ्रू भी कोई करंट, रिपल करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। या एक और कहें, अगर समझ लीजिए इंडक्टर से रिपल करंट फ्लो हो रहा है लेकिन हमने एक लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की लगा रखी है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसको नहीं समझते हैं, तो हम लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर लेते हैं तो भी हमें कांस्टेंट DC वोल्टेज होगा। नॉर्मली हमारा वोल्टेज इस तरीके से बक कन्वर्टर के केस में ऐसे वेरी करता है, इसकी कुछ DC वैल्यू रहती है कांस्टेंट, तो ये वाला रिपल वोल्टेज होता है, इसको हम बोलते हैं रिपल वोल्टेज, डेल्टा V0 रिपल। तो इसको हमने क्या किया, ये इसको 0 ही मान लिया बिल्कुल कि कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट DC। तो आज हमने कॉन्सेप्ट समझे, एक वोल्ट सेकंड कॉन्सेप्ट, वोल्ट सेकंड बैलेंस, करंट सेकंड बैलेंस, और रिपल फ्री का क्या मीनिंग है, रिपल फ्री इंडक्टर करंट और रिपल फ्री कैपेसिटर वोल्टेज। तो इन कॉन्सेप्ट को और आगे भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। थैंक यू।